Hey, so hi, hello student, कैसे आप लोग? Myself विशाल. Today we will study about Coulomb's law. Okay? So before starting Coulomb's law, हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमने स्टडी की थी चार्ज के बारे में. चार्ज के इन्वेंशन जो थेल्स नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? चार्ज की स्टडी की थी. उसके बाद हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 17th सेंचुरी में देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज जो थे दो टाइप के थे और वो उनमें से एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने ये भी बताया था दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है. दैट मीन्स उस फोर्स को हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन उस फोर्स की वैल्यू कितनी थी, उस वैल्यू को बताया किसने बताया था? कूलॉम्स ने. इन अप्रॉक्सीमेटली 1785 में उन्होंने उसको बताया कि इसमें जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है. इन्होंने क्या किया? कूलॉम्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी भी दो चार्ज के बीच में जो उसका जब फोर्स लग रहा था चार्जेस के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उस फोर्स की उन्होंने वैल्यू को यहाँ से बताई. तो ये ब्रीफ आपकी हिस्ट्री थी, इसको हमने देखते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने यहाँ पे देखा ये कि ये जो फोर्स थी, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये किसके लिए वैलिड था, मतलब किस चार्ज के लिए था? तो हमने ये सुना होगा पॉइंट मास. तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें. पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटा सा चार्ज हो. हाँ, बोल सकते हैं छोटे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं. लेकिन मतलब कि किसी बॉडी का, दैट मीन्स कि अगर मान लें यहाँ पे कि दो बॉडीज़ हैं, पॉइंट मतलब क्या होगा? हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने ये देखा था कि पॉइंट मास होते थे. जैसे हम बात करें एग्जांपल में कि सन और अर्थ की दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो वो सन क्या होगा हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्या होगा मतलब हमारे यहाँ से क्या होगा, वो एज अ पॉइंट दिखता है. तो वो क्या है? एक पॉइंट मास है. दैट मीन्स कि ये इतने बड़े हैं लेकिन बावजूद भी क्योंकि इनकी जो बीच की जो सेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इनके डायमेंशन की. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट. तो यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट चार्ज का मतलब. जैसे मान लें कि दो बॉडी है, इस पे चार्ज है Q1 है, इस पे चार्ज है Q2 है. तो हमने देखा जो इनकी इस बॉडी का जो साइज़ है, इस बॉडी का जो साइज़ है और इस बॉडी का जो साइज़ है और जो इनकी बीच की जो सेपरेशन है, मतलब कि इनकी साइज़ की काफ़ी ज़्यादा है. सो दैट्स वाई अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी में है, दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस पे, मैटर पे है, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉइंट चार्ज कहलाएंगे. आया समझ में? क्लियर हुआ कुछ? ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब्स ने बताया था कि किसी भी दो पॉइंट स्टेशनरी चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप होती है, उस फोर्स की वैल्यू, मान लिया यहाँ पे टू चार्जेस, यहाँ पे टू चार्ज बॉडी है, यहाँ पे मान लिया इसको, ये फर्स्ट बॉडी, इस पे चार्ज कितना है? Q1 है. यहाँ पे मान लिया एक सेकेंड बॉडी है, इस पे चार्ज कितना है? Q2 है. ठीक है. ये चार्ज कुछ भी हो सकते हैं. हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो दोनों, हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो. तो इसको हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? रिपल होते हैं. नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो. दैट मीन्स कि लाइक चार्ज क्या होंगे? रिपल होंगे. अनलाइक चार्ज क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं और हमने देखा कि टू स्टेशनरी चार्ज, ठीक है. तो एक पे जो चार्ज था वो था Q1, एक पे चार्ज था Q2. ये चार्ज Q1 Q2 हो सकते हैं कि पॉजिटिव हो, ठीक है, हो सकता है कि नेगेटिव हो. और उनकी जो बीच की जो सेपरेशन थी वो कितनी थी? R के बराबर. दैट मीन्स कि, और ये जो सेपरेशन कैसी थी? सेंट्रल सेपरेशन थी. आई थिंक वी ऑल नो दैट कि सेंट्रल सेपरेशन क्या होती है, क्योंकि हमने क्लास 11th में इसको ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने सेंट्रल सेपरेशन के बारे में स्टडी कर रखा था. दैट मीन्स कि उस मास के सेंटर से लेके दूसरे बॉडी के सेंटर की डिस्टेंस जो हमारी होती है वही क्या होती है? हमारी सेंटर डिस्टेंस होती है. ठीक है. तो कूलम्ब्स ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसमें दो चार्ज बॉडी लिए और वो स्टेशनरी चार्ज थे. ठीक है ना. और उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी? R के बराबर थी. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि जो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है कि वो रिपल्सिव फोर्स हो. हम सभी जानते हैं ना कि सपोज करिए अगर सर ये हो सकता है कि क्या हो, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो कितने क्या करेंगे? ये दोनों बाहर पुश करेंगे, धक्का देंगे, दोनों को बाहर पुश करेंगे. और ये जब अगर अनलाइक चार्ज होगा, दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो क्या करेगा? ये चार्ज ऐसा होगा. ठीक है. मतलब जो फोर्स डेवलप होगी यहाँ पे, एक अट्रैक्टिव हो सकती है कि रिपल्सिव हो. क्लियर हुआ कुछ? ठीक है. तो वो डिपेंड करेगा. ये तो बेसिक चीज़ें इसको हम जानते हैं. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, जो कूलम्ब्स ने बताया था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी थी? तो इसको हमने डिनोट किया, मान लो कि F से डिनोट किया. तो उन्होंने ये देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो फोर्स डेवलप हो रही है उनके बीच की,
उन दोनों चार्ज के मल्टीपल के मैग्नीट्यूड के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और उन्होंने ये फाइंड किया कि उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने डिस्टेंस, दैट मीन्स कि उनकी जो बीच की डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस, उनको बढ़ाया तो देखा कि जो फोर्स है, जो फोर्स डेवलप हो रही है उनके बीच की, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जल्दी कम हो रहा है। कम होने का मतलब क्या होगा कि जो फोर्स उन्होंने देखा वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल थी, उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, उनके डिस्टेंस के, सेंटर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। हम ये जानते हैं ना। अब देखो तो जो फोर्स था वो दो क्वांटिटी पे डिपेंड करे, एक तो हमारा इस पे चार्ज के मल्टीपल पे, एक हमारा उनकी सेंटर डिस्टेंस के बारे में। अब दोनों को हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने के बाद हम ये देखते हैं ना कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये हमारे पास एक मिला, दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुई उन दोनों के बीच में वो इसके बराबर थी, ठीक है। इतना हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब जाहिर सी बात है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो वहाँ पे क्या जुड़ता है, आई थिंक एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा। तो इसको हमने बोला यहाँ पे F इज इक्वल्स टू, इसको हमने नाम देते हैं K। अभी बताएंगे क्या क्या है K। इसको लिखते हैं पहले कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब K क्या है, तो K का जो नाम है ये, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको बोले K, या तो इसको बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके कई सारे नाम थे, कूलॉम्स कांस्टेंट। क्लियर हुआ कुछ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने देख ली कि उसकी वैल्यू कितनी थी, तो उस पर डिपेंड किया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करा। अब ये K जो कांस्टेंट था वो किस पे डिपेंड करेगा, तो इन्होंने बोला कि जो K है ये डिपेंड कर रहा था मीडियम पे, दैट मीन्स कि K डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि K की वैल्यू क्या थी, ठीक है। K की वैल्यू क्या थी, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो K की वैल्यू जो है यहाँ पे किस पे डिपेंड, ये डिपेंड किया मीडियम पे, दैट मीन्स कि अब मीडियम किसका, कि जो दोनों चार्ज बॉडी के बीच का जो मीडियम था उसकी मीडियम में क्या कर रहा है, K की वैल्यू डिपेंड करिए। दैट मीन्स कि अगर वो क्या हो, अगर K की वैल्यू उस मीडियम के लिए क्या ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है। अब देखो तो हमने यहाँ पे देखा कि जो K है, ठीक है, K की जो एग्जैक्टली जो वैल्यू थी वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये जो 4 पाई हम जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, और एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन की हम बात करें, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये जो होती है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है। क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है। सो अब यहां बात करेंगे परमिटिविटी क्या होती है। अब थोड़ी सी, अब इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, हो गया। सो स्टार्ट करते, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि K इज इक्वल्स टू क्या था, तो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा K। अब जो फोर्स की वैल्यू थी वो फोर्स की वैल्यू कितनी थी, तो फोर्स लिखे हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स जो फोर्स डेवलप हुआ दोनों चार्ज के बीच में वो फोर्स क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर था। अब देखिए तो हमने बोला ना कि ये जो K की जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है, दैट मीन्स कि एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो हमने ये देखा, अगर हम बात करें K की वैल्यू कैसे फाइंड करें, दैट मीन्स कि जो K था यहाँ पे लिखा ना कि हमने F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो K इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि जो कूलम्स कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे F अपॉन F इंटू आर स्क्वायर अपॉन मॉड Q1 इंटू Q2। हमने मॉड क्यों लगाया, तो ये हमने देखा ना कि ये चार्ज क्या हो सकते हैं,
चार्ज में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। सो मॉड हमने ये लगाया कि जो वैल्यू हमें मिले वो क्या मिले, हमेशा पॉजिटिव मिले, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि के की यूनिट क्या होगी, दैट मीन्स कि एसआई यूनिट क्या होगी के की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो एफ मतलब न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर, और ये Q1 इंटू Q2 मतलब कि कूलम स्क्वायर, ये इसकी किस क्या है, के की एसआई यूनिट है। डायमेंशन हम इसकी फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हमने ये भी देखा जो के की जो वैल्यू है, दैट मीन्स कि हमने बोला ना कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो फ्री स्पेस में मतलब कि वैक्यूम के लिए था। तो इन्होंने देखा कि जो के की जो वैल्यू थी फॉर फ्री स्पेस, और वैक्यूम जो वैल्यू थी वो अप्रोक्सीमेटली थी आपका 8.98 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। या अप्रोक्सीमेटली इसको हम इन शॉर्ट में लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसको कितना, 9 इंटू 10⁹, जो ज़्यादा आसान रहेगा आपको याद करने के लिए, इतना हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी के की वैल्यू किसके लिए, फ्री स्पेस। और अप्रोक्सीमेटली हमने इसी को मान लिया कि ये किसके लिए हो, एयर के लिए भी मान लिया, किसके लिए, एयर के लिए। अब एयर के लिए थोड़ी सी डिफरेंस होगी, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया कि एयर के लिए भी यही हमारा होगा। क्यों, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट में क्या है, एयर स्टेबल है। तो हमने और एयर में और फ्री स्पेस के की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि के का एग्जैक्ट मीन क्या था, के की वैल्यू आई कहाँ से थी। तो हमने बोला था ना कि के इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। तो हमने बोला था कि एप्सिलॉन क्या था, तो एप्सिलॉन ये थी इसका, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, एप्सिलॉन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं मीडियम की क्या है, परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी है। अब बात है कि परमिट मतलब परमिट करने का मतलब समझ में आ रहा होगा ना कि अलाउ करना। लेकिन ये परमिटिविटी देख रहे हो कि जब अलाउ करने का कह रहा है तो यहाँ पे परमिट कर रहा है, लेकिन परमिट देख रहे हो कि जो फोर्स है उसके क्या है, इनवर्सली मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स के क्या है, इनवर्स में है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो परमिटिविटी होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, परमिटिविटी मतलब होता है द ability to store electrical energy in an electric field, ठीक है। तो हमने बोला ना कि जो परमिटिविटी मतलब कि किसी भी मटेरियल की जो परमिटिविटी होती है, दैट मीन्स कि मान लिया एयर मान लिया, जैसे मान लो कि हमने दोनों चार्ज के बीच में, जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज था एक चार्ज पार्टिकल Q1 और एक चार्ज यहाँ पे मान लो Q2 है। इन दोनों के बीच में मान लिया कोई मीडियम हमने रख दिया, ठीक है। पहले मान लिया फ्री स्पेस था, ठीक है, मीडियम रख दिया यहाँ पे। अब जो इसकी परमिटिविटी थी हम उसको मान दिया ये था, ठीक, ठीक है ना। तो ये जो किसके लिए थे, फ्री स्पेस के लिए थी। लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया कोई एक मीडियम रख दिया, उसकी परमिटिविटी मान लिया हमने। और फ्री स्पेस की जो मीडियम परमिटिविटी होती है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी मटेरियल की खुद की एक प्रॉपर्टी हो जो क्या करे, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ से इसका इफेक्ट था ना कि इसको खींच रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, इसको खींच रहा होगा, लेकिन बीच में कोई और आ गया तो क्या करेगा, अब इनकी कुछ ना कुछ ताकत को क्या कर देगा, मतलब जो इनकी इंटेंसिटी थी, जो इनकी फोर्स थी, उसको ये बीच में जो मटेरियल उसको क्या करेगा, खुद भी तो एब्जॉर्ब करे ना, स्टोर करे ना। तो स्टोर करेगा तो इस पे जो इसका इफेक्ट मिलने वाला था वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सो आई थिंक हमें तो इसी के साथ हमें लगा ना कि जब ये क्या होगा, इसीलिए ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया कुछ। तो हम देख सकते हैं ना कि अगर परमिटिविटी किसी मीडियम का बढ़ेगी तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। क्लियर हुआ कुछ। और इसका मतलब क्या होगा कि जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो भी कम होगी, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि जो के होती है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम कब होगी। तो के जो होती है वो मैक्सिमम होती है फॉर, के विल बी मैक्सिमम फॉर फ्री स्पेस। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए होती है।
और इसको बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं, या एयर के लिए। मतलब कि ये इनके लिए क्या होगी, जो मतलब कि एयर क्या हो, मतलब कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी इसकी फील्ड, जो भी इसकी ताकत होगी इसके पास डायरेक्ट पहुंच रहेगी, जो उसको फटाक से इसको खींच रहा होगा, ठीक है ना, या खींच रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा इसको, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, फिर इसके लिए होगा। अगर कोई भी मीडियम है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी उस पर, इस पे दोनों का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आया समझ में इतना, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कि जैसे अब देखिए सभी हर मटेरियल की क्या होगी, परमिटिविटी अलग अलग होगी। जैसे मान लिया कि लकड़ी का, वुड का, ग्लास का, वाटर का, सबकी परमिटिविटी क्या है, अलग होगी। तो हमने एक टर्म सुना था, पढ़ा है, जैसे कि हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। हमने एक टर्म पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी की। जैसे हमने बात करते हैं कि अब हर मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग डेंसिटी होती है। तो हमने एक टर्म एक हमने क्या किया, उसका शॉर्टकट ढूंढ लिया कि हम कंपैरिजन करते थे किसके साथ, हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें थी वो क्या है, जैसे वाटर था वहाँ पे, और इस केस में हमारे पास अवेलेबल चीज़ मतलब कि फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर की बात करेगा। तो अगर हम क्या करें कि सभी मटेरियल को एयर के साथ, एयर के परमिटिविटी के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होती है क्या होती है, वो होता है आपका k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है किस पे, एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी जो वैल्यू होती है फॉर एयर, ये किसके लिए, फॉर एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए, ठीक है ना। तो फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, उसको हम यहां पे ले लेते हैं, वो होती है आपकी 8.85 × 10⁻, कितना, -12, और ये क्या होगा आपका, आई थिंक ये होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ये किसके लिए था, फॉर फ्री स्पेस के लिए था। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नाम सुना था, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी समझ आ गया ना, कि टू परमिटिविटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको अब सबका याद करना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। तो शॉर्टकट में हमने ये देखा कि हमने इसकी फाइंड कर ली रिलेटिव परमिटिविटी। अब जब रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी, जैसे मान लिया कि हमें दे दिया कि किसी मीडियम का, मान लो किसी अननोन मीडियम का, वाटर का दे दिया, वाटर का बोला कि एयर के या वुड का, मान लो वुड का दे दिया, उसने बोला कि जो वुड है उसकी जो परमिटिविटी है वो एयर से 4 गुना है, ठीक है ना। तो हमें किसका पता है, तो सबका अलग अलग याद करना मुश्किल होगा ना। उसने बोला इतने गुना उससे ज़्यादा है, इतने गुना उससे कम है, तो हम क्या कर लें, उसको हम ग्राफ कर लेंगे, उसको हम वो देख लेंगे, और हमें वैल्यू आसान याद करना हमें आसान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ई एप्सिलॉन आर से डिनोट करेंगे। इसको हमने बोला रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इसी इट इज़ द रेशियो, जैसे हमने डेंसिटी की बात कर रहे थे, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ वैसे ही हम बात यहाँ पे करेंगे, द रेशियो ऑफ permittivity of medium, any medium to the permittivity of air, और ये फ्री स्पेस की बात करते हैं, फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो इससे बोला रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने मान लिया कि जो मीडियम की जैसे हमें किसी अननोन मीडियम का, मतलब मान लिया कि जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी कितनी दे रखी है आपकी, वो दे रखा है मान लिया एप्सिलॉन एम, ये मीडियम की परमिटिविटी दे रखा है। तो पूछेगा ना कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, तो हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मिल गया यहाँ से ना। तो अगर हमें ये चीज़ पता हो
और ये हमें तो ये हमने जानते हैं, तो क्या ये चीज़ फाइंड कर लोगे? सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, दैट मीन्स कि द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी E R into epsilon naught. So this is the relative permittivity. ठीक है, सो इसको रेस कर दूं, ठीक है। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे जो मीडियम था इसका परमिटिविटी कितना है, इतना है, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है, ये मीडियम है और इसका हमने ये दे रखा, आपको क्या दिया है। अब पूछेगा ना कि बताइए कि इसके बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो पूछेगा कि बताइए कि ये Q1 Q2 है चार्ज पार्टिकल और इनके बीच में एक हमने कोई मीडियम रख दिया, ठीक है ना, जिसकी परमिटिविटी कितनी है, EM है, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m है ना, मीडियम की, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, मीडियम, और इंटू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यों, अगर मान लो इसको दिया तो ठीक है, अगर क्या नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा आपको, ये ई आर की वैल्यू दे, दैट मीन सॉरी एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो इससे हमने फाइंड कर लिया, ये होती है हमारी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो समझ में आया चीज़ें, परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये था बेसिक कूलम्ब्स लॉ की, किसी भी चार्ज के बीच में जो फोर्स जनरेट हुई उस फोर्स की वैल्यू को हमने कैसे फाइंड किया। तो ये सारी जो वैल्यूज आई है किसके थ्रू आई, सब एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई, ठीक है ना, जो कूलम्ब्स ने किसके एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे हमें वैल्यू बताया। अब बात ये थी कि जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उन्होंने क्या कुछ न कुछ चीज़ें क्या हो गया, पॉइंट क्या होगा ना कि ये चीज़ हमें मिली, ये चीज़ें हुई हमारे साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनके साथ हुई, ठीक है, या कौन कौन से पॉइंट उनको मिले। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे दैट मीन्स कि द पॉइंट पॉइंट्स रिलेटेड with coulombs spelling mistake, कूलम्ब्स लॉ। तो कौन कौन से पॉइंट उनके कूलम्ब्स ने उन्होंने उसके साथ आया, तो उन्होंने ये देखा कि जो फोर्स डेवलप हुई थी, दैट मीन्स कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप हुई, तो पहले पॉइंट की हम बात करें तो जो फोर्स डेवलप हुई थी वो फोर्स किस टाइप का था, जो फोर्स था वो किस टाइप का फोर्स था, तो वो फोर्स था आपका फील्ड टाइप का फोर्स। जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स जनरेट हुई थी वो कैसी थी, जो फोर्स लग रही थी सॉरी, तो वो किस था, फील्ड टाइप का फोर्स था। इस फील्ड टाइप के फोर्स को हमने क्या नाम देते हैं, इसको स्टैटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा पॉइंट क्या था कि जो फोर्स की वैल्यू थी वो दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए क्या थी, बराबर थी। दैट मीन्स कि अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन्होंने ये देखा, दैट मीन्स कि जो फोर्स था वो फोर्स की जो वैल्यू थी, जब उसमें मैग्नीट्यूड था, जैसे मान लिया कि हमारे पास दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल थे Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस क्या थी, R थी। R हमारी क्या थी, इसको R को हमने बोला था सेंट्रल डिस्टेंस बोला था, ठीक है ना। तो जो फोर्स इनके बीच में डेवलप हुई, जैसे मान लिया कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, तो ये फोर्स कैंसा, दैट मीन्स कि ये मान लिया ये पार्टिकल 1 और ये मान लिया पार्टिकल 2 है, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स कि ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, दोनों क्या करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो हमने ये देखा कि जो डायरेक्शन है फोर्स की, देखो दोनों किधर है, एक तो यहाँ पे बात करेंगे दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट मीन्स फोर्स ऑन ड्यू टू, इस पार्टिकल पे इसके थ्रू फोर्स किधर लग रही है, इस साइड में लग रही है। अब हम इसकी बात करें, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 1
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किधर लग रही है, इस साइड में लग रही है। और हम बात करें दोनों फोर्स की डायरेक्शन की तो क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या मिला कि दो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू ईच अदर। जो फोर्स की डायरेक्शन थी क्या थी, अपोजिट टू ईच अदर थी, ठीक है, दोनों बोथ चार्ज के, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट देखते हैं, मतलब कि जो थर्ड पॉइंट उन्होंने ये देखा जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स की जो वैल्यू है दोनों चार्ज के लिए क्या थी, बराबर थी। अब हम इसको देखते हैं, दैट मीन्स कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स of both charge is equal। अब पूछोगे सर ये कैसे होगा, अब हम बात करें यहाँ पे, देखो जैसे मान लिया कि एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, जैसे मान लिया कि ये चार्ज है, ठीक। अब पूछेगा ना यहाँ पे कि देखो यहाँ पे मान लिया कि एग्जांपल यही लेते हैं, जैसे पूछेगा यहाँ से बताओ कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना होगा, तो बोलोगे सर ये होगा के Q1 Q2 और क्या R का स्क्वायर, ठीक है। पूछ दिया उसने, ठीक है, पूछ दिया उसने कि बताओ कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बताओ, तो ये भी क्या होगा, फोर्स के Q2 Q1 अगर ऐसे लिखे तो, और क्या होगा R का स्क्वायर। लेकिन हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी Q1 Q2 और ये R स्क्वायर और ये के दैट मीन्स कि मीडियम सेम है, सब कुछ सेम है। तो देख रहे हैं कि दैट मीन्स कि दोनों चार्ज, मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों मतलब कि छोटा भी होगा तो वो उतना ही फोर्स करेगा, उसको क्या करेगा, खींचेगा, और बड़ा होगा तो क्या होगा, दोनों मतलब दोनों चार्ज की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ गया क्या यहाँ से, दैट मीन्स कि फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चीज़ आया समझ में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट मीन्स हमने देखा जब फोर्स बराबर है और किधर है, अपोजिट टू ईच अदर है। जब फोर्स बराबर है अपोजिट टू ईच अदर, इसका मतलब क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, जैसे मान लिया पार्टिकल था, यहाँ पे पार्टिकल था, ये Q1 ये Q2 R, इधर फोर्स F1 2 F2 1। हम जानते हैं ना फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट टू ईच अदर है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है। तो जाहिर सी बात क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको लिखे तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, जीरो है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो किसके अलॉन्ग थी। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, एक फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या थी, एक सेंट्रल स्ट्रेट लाइन, ये R क्या थी, सेंट्रल डिस्टेंस थी। यहाँ पे मान लिया कि Q1 और ये हमने मान लिया Q2, ठीक है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन थी किधर थी, और मान लिया कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये मान लिया पॉजिटिव, ये इसको मान लिया नेगेटिव है। तो फोर्स किधर किधर लग रहा है, मतलब कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, हम देख रहे हैं ना कि जो ये लाइन ज्वाइन करी दोनों के बीच के, इसी के दौरान क्या आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स क्या है इसके डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हुआ कुछ। तो ये इन्होंने पॉइंट्स कुछ हमें मिला कि इस टाइम जब कुलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो इन्हें ये कुछ पॉइंट्स मिले, जो टर्म्स मिले एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। सो अब उसके बाद जाहिर सी बात है हर लॉज की लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन होंगी, उसकी कमियां होंगी, तो उसकी कमियों को देखते हैं अब हम, ठीक है। हाँ, और एक और बात, जैसे हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे ये देखा इन्होंने कि ये जो फोर्स है वो, ये जो फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है, तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये फोर्स जो है सर सेंट्रल टाइप का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। जैसे हमने बोला था ग्रेविटेशनल किस टाइप का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो ये भी एक फोर्स किस टाइप का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, नेचर जो है इसका
ये फीड नेचर का है, फीड नेचर का है। और इसको हम बोल सकते हैं क्या है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस टाइप का फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम जानते हैं, हाँ इसको हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है, ठीक है ना, जिसमें जिसका वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये इसका वर्क डन क्या होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बेसिक इसके कुछ पॉइंट्स है जो हमने कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमने कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हमें मिला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लिमिटेशंस की बात करते हैं, किसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। सो बेसिकली हमने ये देखा कि ये जो फोर्स था, ये जो लॉ था, ये किसके लिए था, तो हमने देखा कि ये बेसिकली पॉइंट चार्ज के लिए था। मतलब ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं था। जैसे मान लो कि ये बड़ी सी बॉडी यहाँ पे चार्ज है और हमें छोटी बात, तो हमने देखा कि वो अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ उस पर अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो ये इसकी जो लिमिटेशंस होगी, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि इट इज अप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। जैसे हमने देखा था ना, ग्रेविटेशन लॉ किसके पे डिपेंड था, पॉइंट मास पे था, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट चार्ज, तो आई थिंक पॉइंट चार्ज का मतलब आपने समझ गया होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि देखो ऐसा में, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो ये जो लॉ था, ये चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। दैट मीन्स कि चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। ऐसा नहीं कि चार्ज मूव कर रहा था उसमें कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, लगेगा लेकिन उसके तरीके अलग होंगे, ठीक है ना। वहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या थी कि चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। मतलब चार्ज क्या होना चाहिए, रुके होने चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी लिमिटेशन की बात करें कि ये जो लॉ था, ये बहुत ही मुश्किल था टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻15। जैसे मान लिया कि दो पार्टिकल हैं 1 और 2, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि ये Q1 ये Q2, ठीक है ना। मान लिया कि जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी, R जो है वो आप 10⁻⁻15 मीटर। तो इन्होंने ये देखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये वेरीफाई नहीं हो पाया कि अगर इतनी कम डिस्टेंस होगी, इतनी कम डिस्टेंस किसकी होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इतनी डिस्टेंस कम किसकी होती है, 10⁻15। तो ये बहुत मुश्किल था कि इतनी कम डिस्टेंस के चार्ज के अंदर, चार्ज पार्टिकल में कौन सा फोर्स डेवलप होगा और कूलम्ब्स वहाँ पे लग पाएगा नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे मुश्किल थी, ये इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। क्लियर हुआ कुछ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो अब हम बात करते हैं, हमने देखा कि ये जो लॉ हमने अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, इसको हमने ऐसा ही कुछ लॉ हमने देखा था जो न्यूटन्स ने दिया था ग्रेविटेशनल के टर्म में। ग्रेविटेशनल की जो स्टडी करे तो उस टाइम न्यूटन ने देखा था, तो उन्होंने स्टडी की थी। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूटन थे, ये जो चार्ज के फोर्स है, 1 सेंचुरी पहले इन्होंने लॉ दे दिया, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, ठीक है। उस टाइम इन्होंने बताया था कि किसी भी दो मास, तो यूनिवर्स की ईच एंड एवरी बॉडीज क्या होती है, आपस में अट्रैक्ट होती हैं। जितनी बॉडीज हैं, जाहिर सी बात, जितनी बॉडी होंगी उनके पास क्या होगा, मास होगा। तो ग्रेविटेशनल न्यूटन ने ये बोला था ग्रेविटेशनल लॉ में उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स की जितनी बॉडी होती हैं वो सब क्या होती है, एक फोर्स के साथ क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। उस फोर्स का हमने नाम दिया था Fg से हमने डिनोट किया था। वो भी कैसा था, ये हमने नाम दिया था ना यहाँ पे कि m1 m2/r²। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या था, अगर दो पार्टिकल हैं और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे मान लिया m1, ये m2 और डिस्टेंस कितनी r, तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। और हमने इसको देखा तो सीधे लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू g क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एक तरह से हम देखें यहाँ पे जब कूलम्ब्स की बात करें, तो कूलम्ब्स में भी क्या देखा, हमने देखा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस कितनी है, r है। तो यहाँ पे देखा जो फोर्स की वैल्यू है, वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखा K Q1
Q2 अपॉन R। तो आई थिंक हमें देखने से लग रहा है कि काफ़ी सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। बस यहाँ पे चेंज किसका है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको इसके ग्रेविटेशन कब बताया था, इसको बताया था आई थिंक 16th सेंचुरी में, अप्रोक्सीमेटली 16th सेंचुरी में, ठीक है। और ये हमारे जो थे ये कब बताया इन्होंने, 1785, ठीक है। तो ये आई थिंक इनसे ये पहले आया था, ये बाद में आया था। अब इनमें देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों लॉ क्या से एक तरह से एक जैसे सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सिमिलरिटी इसके अंदर क्या हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ के बीच में। तो पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटी की, दैट मीन्स सिमिलरिटी इन कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिमिलरिटी क्या होगी दोनों के बीच में, मान लिया ये फर्स्ट सिमिलरिटी क्या होगी, एक मिनट। हाँ, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ में सिमिलरिटी क्या क्या थी। दोनों देखा कि दोनों के जो फॉर्मूलेज थे एक जैसे सिमिलर दिख रहे थे, बस चेंज क्या था, इसमें चार्ज की बात कर रहा था, इसमें किसकी बात करता, मास की बात कर रहा था, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी सिमिलरिटी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा कि बोथ फॉलो इनवर्स लॉ, दैट मीन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने देखा कि दोनों लॉ में जो सेंट्रल सेपरेशन थी उनके स्क्वायर के क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है ना। हमने देखा ना कि जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दोनों में क्या है, सेंट्रल सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा कह रहा है कि दोनों फोर्स किस टाइप के फोर्स थे, दोनों फोर्स कैसे थे, सेंट्रल फोर्स थे, मतलब कि ये या तो क्या इधर सेंट्रल फोर्स, दैट मीन्स कि दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस थे किस टाइप के थे, किस नेचर के थे। तो यहाँ पे देखा कि दोनों फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स हैं, दैट मीन्स कि ये और ये फील्ड टाइप के फोर्स हैं, ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। क्योंकि ये फील्ड मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी क्या होगा, ये अगर हम इसको पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, ये फील्ड मतलब कि दूर से अपना इफेक्ट इसको दे रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा फोर्स था। तीसरी बात करते हैं कि ये वैलिड फॉर पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि दोनों जो लॉ थे वो किस पे डिपेंड, वो किसके लिए वैलिड थे, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड थे, पॉइंट मास के लिए वैलिड थे। दैट मीन्स कि ग्रेविटेशन लॉ की बात करें तो पॉइंट मास के लिए वैलिड था। जैसे हम बात करते हैं ना सन और मून की बात करते थे, या सन और अर्थ की बात करते थे, ये दोनों मतलब ये सब क्या होते हैं, पॉइंट मास थे। जो रिलेटिव डिस्टेंस है उनके बीच की वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए उनकी खुद की डायमेंशन से। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। और हमने ये देखा कि दोनों में जैसे ये प्रोपोर्शनल किसके थे, प्रोडक्ट ऑफ, एक तो कूलम्ब्स की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे, इसमें बात करते किसकी, प्रोडक्ट ऑफ मास की बात कर रहा था। तो ये थी आपकी कूलम्ब्स लॉ की सिमिलरिटी किसके साथ, ग्रेविटेशन लॉ के। अब बात ये है कि सिमिलरिटी है तो कुछ क्या होगी, इसके अंदर डिफरेंस भी होगा ना, दैट मीन्स कि डिससिमिलरिटी होगी, तो उसको हम बात करते हैं अभी, ठीक है। हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ में सिमिलरिटी थी किसके साथ, ग्रेविटेशन लॉ के साथ। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या होगा उसके बीच में डिफरेंस भी होगा। तो वो डिफरेंस क्या था, तो हमने देखा कि जो डिफरेंस मतलब कि द मेन डिफरेंस ये था कि इन ग्रेविटेशनल लॉ जो फोर्स की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मास होता है हमेशा क्या होता है, मास जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन हम बात करें वेयर इन द कूलम्ब्स लॉ तो चार्जेस में भी नेगेटिव और में भी पॉजिटिव, क्लियर हुआ। दैट्स वाई ये दोनों में ये क्या थी, डिफरेंस थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये था, दैट मीन्स कि जो फोर्स थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, एंड वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻39, मतलब कि सोचो यहाँ पे कि 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, क्लियर हुआ कुछ। तो इतनी ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको तीनों को बहुत अच्छे से नोट कर लेगा आप लोग, ठीक है ना। और जो लास्ट में हमने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें हमने देखा कि जो चार्जेस के बीच में अगर कोई भी मीडियम है तो फोर्स की वैल्यू उस मीडियम पे क्या करिए, डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि मैक्सिमम कब थी, तो मैक्सिमम थी फॉर फ्री स्पेस या एयर के लिए मैक्सिमम थी। लेकिन हमने जब बात की कोई मीडियम की, अगर कोई भी मीडियम करते हैं तो हमेशा जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसमें कम होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, ठीक है,
तो हाँ, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इस वाले को देखते हैं यहाँ पे, और नहीं इसको पूरे रस कर, ठीक है। इतना आपने कर लिया, तो यहाँ पे देखते हैं इसको। मतलब कि ये जो था ग्रेविटेशन फोर्स था, हमेशा किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम बात करें, अगर फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस की बात करें, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है ना। और हम बात करें किसी मीडियम में, इन मीडियम की बात करें, तो यहाँ पे मीडियम की अगर परमिटिविटी कितनी है, ठीक है, कितनी है इसको, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। तो हमने यहाँ पे देखा यह था ना कि हमेशा ये जो वैल्यू होगी, और हम बात करें इसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात हमने देखा था ना कि इसी केस में क्या थी, K की वैल्यू मैक्सिमम थी जब क्या हो, फ्री स्पेस हो। जब फ्री स्पेस हो तो उस केस में हमने देखा कि K की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 9 × 10⁹ कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। इतना देखा था आपने, ये चीज़ें थी। लेकिन जो भी अब कोई भी मटेरियल आएगा तो वो क्या करेगा, अब खुद की एक अपनी फील्ड क्रिएट करेगा ना, खुद वो क्या करेगा, उसको एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जब एनर्जी को स्टोर कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मीडियम, मतलब कि क्या गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो फोर्स जो हमें मिलेगा किसी मीडियम में, वो फोर्स उस मीडियम में क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो लास्ट वाला ये चीज़ें थी किसके अंदर, तो ये आपका पूरे मतलब बेसिकली थ्योरी थी आपके कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमने देखा ना कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि सर दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जहाँ पे ये R क्या होती है, उसकी सेंटर डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो जो फोर्स की वैल्यू थी वो कितनी थी, K Q1 Q2 अपॉन R², ये था। सपोज करो कि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज मान लिया कि कैसे हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों। यहाँ पे मान लिया इसको कि ये जो है आपका 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ मान लिया हमने 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो कूलम आप जानते हो सभी लोग, एक नॉर्मली लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, और इनकी जो बीच की जो सेंट्रल डिस्टेंस है, दैट मीन्स जो सेंट्रल डिस्टेंस है, सेंट्रल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R इज टू कितनी है, मान लिया 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें, पुट करें इसके अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कि तो ये और K की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ मान लिया कि जो चार्ज पार्टिकल वो किसके बीच में, एयर के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये मीडियम क्या आपका, मीडियम है आपका एयर, ठीक है। तो एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक हम सब जानते हैं K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, तो 9 × 10⁹ Q1 कितना आपका 2 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स की 10⁻⁻⁶, ठीक है। Q1 इसको दिया, यहाँ पे Q2 दिया हुआ, ठीक है। और इंटू कितना होगा 6 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स, ठीक है माइक्रो, ठीक। नीचे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब नीचे R की डिस्टेंस, R कितनी है आपकी, तो R आपकी 4 मीटर, दैट मीन्स की स्क्वायर। तो 4 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 9 × 2 × 6 × 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। नीचे क्या होगा आपका 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका आंसर, तो ये 8, ये 3 4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो तो यहाँ पे आएगा कितना, 9 3 27/4 इंटू कितना आएगा, इंटू
हाँ 10⁻³ न्यूटन के बराबर। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 3 मिल गई। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। अब थोड़ा सा एक और टर्म हम देखते हैं थोड़ा सा कि ये कि जो फोर्स था यहाँ पे देख सकते हो ना कि जो फोर्स है वो है K Q1 Q2 और R के डिस्टेंस। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो फोर्स है ना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं कि R पे डिपेंड कर रहा है। और ये और हम इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे मान लिया R की बात करते हैं और यहाँ पे मान लिया फोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले केस में हम रखते हैं यहाँ पे, पहली जो केस है उसे मान लिया कि यहाँ पे चार्ज मान लो Q1 है 1 और चार्ज Q2 कितना मान लिया 1 है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। R की डिस्टेंस एक पहली केस में, पहला केस हमारा ये है और R कितना आपका 1 मीटर, ठीक है ना। तीनों ये 1 कूलम मान लो, ये 1 कूलम, ठीक है ना, तीनों 1 मीटर। ठीक, K की वैल्यू मान लो कि हमारी क्या है, एयर है, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी एयर के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ी सी इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम जानते हैं ना 0 इधर जाएगा तो क्या होगा, ये डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस है और ये हमारी क्या है फोर्स की वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो इन्वर्सली क्या है, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, क्या होगा हमेशा कर्व होगा, ठीक है। देखते हैं अभी। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये 1 था तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी इस पर, when R = 1 मीटर तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आई थिंक 9 × 10⁹ होगी ना, न्यूटन कितना होगी, न्यूटन होगी, ठीक है। तो हमने देखा जब R कितना है 1 है तो ये आया कितना, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं R की वैल्यू हम दूसरी केस में रखते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू रखते हैं 2 मीटर और बाकी सारी चीज़ें वही रख देते हैं, ठीक है। जब R की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि फोर्स की वैल्यू जो होगी अब क्या होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, हम उसको तो छोड़ दिए, प्रोपोर्शनल किसके होगा, मतलब 2 का मतलब क्या होगा 4। तो हमने ये देखा कि जब हमने R की वैल्यू 2 रखी तो फोर्स कैसा हो जा रहा है, मतलब कि फोर्स क्या था, 4 गुना कम हो गया। फोर्स कितना था, जैसे हमने R की वैल्यू 2 रखी तो फोर्स क्या हो गया, ये बहुत ही 4 गुना कम हो गया। दैट मीन्स कि इसका कितना हो गया, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा तो हमने मान लिया यहाँ पे वही पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये कितना होगा 9/4 × 10⁹ न्यूटन होगा। हमने रखते हैं फिर तीसरी केस में रखते हैं, आप R की वैल्यू रखते हैं कितना 4 रखते हैं। जब 4 रखा तो हमने देखा कि फोर्स की वैल्यू कितनी गुना कम होगी, आई थिंक 16 गुना कम होगी। तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ पर रखा ये 3 और यहाँ पर 4 रखा तो देखा कि 16 गुना कम हो रही है, दैट मीन्स कि बहुत ही जल्दी कम हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ गई कितनी आएगी 9/16 × 10⁹ न्यूटन। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा कर्व मिलेगा यहाँ था ना, ठीक है, हाँ, तो ये ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका ग्राफ, मतलब किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्लियर हुआ। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, गुड लक।